अरे मम्मी जी, यहाँ क्या लेने आ रही हैं? तुम उन्हें मना कर दो यहाँ आने के लिए, सविता ने मनोज से कहा। अखबार के पन्ने पलटते हुए मनोज के हाथ वहीं रुक गए। पता नहीं हर बार का तमाशा है, एक बेटा और भी है पर उनके पास नहीं जाएंगी, बस यहाँ हमारा खर्चा करवाने आ जाएंगी, जैसे यहाँ कोई खजाना गड़ा हो। सविता बड़बड़ाती हुई अपना काम करने लगी। मनोज बस उसे बड़बड़ाते हुए देखता रहा। काम करते हुए सविता को लगा कि मनोज का ध्यान उस पर ही है, इसलिए उसकी तरफ देखकर बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं सचमुच चाहती हूँ कि मम्मी जी यहाँ न आए। दम्भ तो दो बेटों की माँ का भरती हैं और सेवा सिर्फ एक से करवाती हैं। सविता, तुम क्या कह रही हो? ऐसे कैसे मना कर दूँ यहाँ आने के लिए? उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इलाज की जरूरत है, और अभी अनुराग की फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं चल रही है। मनोज ने कहा। उसकी कभी फाइनेंशियल कंडीशन सही भी रही थी। जब भी खर्चा करवाने की बात होती है वो यहाँ चली आती है। मुझे नहीं पता, इस बार मैं उनका कोई काम नहीं करने वाली हूँ। सविता ने दो टूक जवाब दिया। सुनकर मनोज हैरान रह गया। आखिर उसने मम्मी की सेवा कब की? उसकी और अनुराग की शादी एक साथ ही हुई थी। घर में दोनों बहुएं भी तो एक साथ ही आई थी, पर सविता तो कभी मम्मी के पास रुकी ही नहीं। पर वो सविता से बहस नहीं कर सकता था, इसलिए चुप रहा। आखिर अपनी मम्मी को आने से कैसे इनकार कर दे? अब तो एक काम कर सकता था, मम्मी को अनुराग के घर बुला ले और पैसे टके से उसकी मदद कर दे। उसकी पत्नी मीना समझदार है, वो मम्मी की सेवा कर लेगी। बस पैसे टकों में ही कमजोर है, नहीं तो किसी से कम भी नहीं है वो लोग। और मम्मी भी उनके साथ खुश रहेंगी। नहीं तो सविता तो उनसे बात तक नहीं करती। उसने अनुराग को फोन लगाकर कहा और उसे अपनी समस्या बताई तो अनुराग भी तैयार हो गया। आखिर पैसे टके की ही तो समस्या थी, वो भी अगर हल हो गई हो तो दिक्कत क्या थी। हालांकि अन्य भौतिक सुविधा तो नहीं दे सकते थे, पर उनकी सेवा तो कर ही सकते थे। अनुराग ने फोन करके अपनी मम्मी को अपने पास ही बुला लिया और मम्मी भी खुशी खुशी उनके पास आ गई। आखिर मम्मी भी अच्छे से जानती थी कि बड़ी बहू तो उनके आने के नाम से ही बिगड़ गई होगी। अनुराग के पास रहकर ही उन्होंने अपना इलाज शुरू करवाया। हालांकि अस्पताल का बिल और अधिकतर खर्चे मनोज ही दिए, पर वहां रहना, उनका खाना पीना, दौड़ भाग करना, सारी व्यवस्था अनुराग ने की थी। और अब घर पर आए गए लोगों को चाय पानी वगैरह का खर्चा भी अनुराग ही देख रहा था। मनोज रोज शाम को ऑफिस से आते समय अपनी मम्मी से मिलकर आ जाता था। मम्मी जी इलाज के लिए आई है, लेकिन अस्पताल के बिल मनोज दे रहा है, ये बात सविता को पता नहीं थी। लेकिन मिलने जुलने वाले रिश्तेदारों ने आग लगाने में कोई कमी नहीं रखी। सविता के मामा जी उसी शहर में रहते थे तो वो समधन जी से मिलने के लिए आए थे। तब बातों बातों में उन्हें पता चला कि खर्चे तो मनोज दे रहा है। बस उन्हें मौका मिल गया और वहां से वो उनसे मिलकर सविता के घर पहुंच गए और वहां जाकर उसे बता दिया, सविता तेरा पति तो अपनी माँ के इलाज के खर्चे अकेले दे रहा है। आखिर कब तक यूं ही अकेला लुटाता रहेगा? भाई तेरे देवर देवरानी की तो अभी बहुत ही मौज हो रखी है। खर्चे तेरा पति दे रहा है और नाम तेरे देवर का हो रहा है कि भाई माँ की सेवा कर रहा है। सविता तो सीधी ही रह गई। आज के जमाने में तुझे तो तेरे ससुराल वालों ने बेवकूफ समझ रखा है, कहकर घर में आग लगाकर तो वो चले गए। पीछे सविता कैब करके सीधे अनुराग के घर ही पहुंच गई। गुस्से में तमतमाती हुई वो अंदर गई तो मनोज भी वहीं बैठा हुआ था। उसे देखते ही वो गुस्से में बोली, पता था मुझे तुम यहीं बैठे होंगे अपनी माँ की सेवा चाकरी करने के लिए। क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? मनोज ने कहा, चिल्लाओ नहीं तो क्या आरती उतारूं? तुम्हारा मेरे मना करने के बावजूद भी तुम मम्मी जी के इलाज के लिए पैसे दे रहे हो। सारा पैसा अपने परिवार वालों को खिला दो और हमें रोड पर ले आओ। सविता गुस्सा होती हुई बोली, अरे ये मेरी मम्मी है, कुछ सोचे समझ कर तो बोलो। इनके इलाज के लिए मैं भला पैसा क्यों नहीं खर्च कर सकता? हम दो भाई हैं, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं ये हम ही जानते हैं। आखिर तुम्हें क्या समस्या है? दो बेटों की माँ है ना, ये दोनों को प्रॉपर्टी में भी बराबर हिस्सेदारी देंगी ना? तो इलाज करने का ठेका तुमने अकेले ही लिया है क्या? बहू मेरी बात तो सुन। मम्मी जी ने कहना चाहा, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। पता नहीं क्या घोल कर पिला रखा है इन्हें, जो ये अपनी पत्नी की तो सुनते ही नहीं है।
हर समय बस मामा का राग अलापते रहते हैं। सविता मम्मी जी को सुनाते हुए बोली, भैया आप अभी भाभी को घर लेकर जाओ, हम बाद में बात करेंगे। अनुराग हाथ जोड़ते हुए मनोज से बोला। यह सुनकर मनोज ने उसकी तरफ देखा, पर सविता बोली, लो सुन लो, अब यही औकात है तुम्हारी। ये तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें अपने घर से निकाल रहा है। ओ मुझे घर से बाहर निकाल नहीं रहा है। तुम्हारी इस चिल्लाहट को सुनकर कहीं मम्मी की तबीयत खराब न हो जाए, इसलिए घर जाने को कह रहा है। अब चलो यहाँ से, कहकर मनोज सविता का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार में ले आया और घर रवाना हो गया। पर घर आकर भी सविता ने काफी हंगामा किया। वो तो बस जिद लेकर बैठ गए कि तुम तो अपना प्रॉपर्टी में हिस्सा लो और रिश्ता खत्म करो। मनोज ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो तो कुछ सुनना ही नहीं चाह रही थी। घर का माहौल इतना खराब हो गया था कि रात को दोनों में से किसी ने खाना भी नहीं खाया। दूसरे दिन भी सुबह मनोज जल्द ही ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को अचानक सविता की माँ और भाई दरवाजे पर खड़े थे। अचानक उन लोगों को देखकर सविता हैरान रह गई। अरे आप लोग कब आए और आपने आने की कोई खबर भी नहीं दी? क्या खबर देते तुझे? तूने जो खबर पहुंचाई है ना हम तक, वही क्या कम थी क्या? अचानक भाई ने कहा। मैंने कब खबर पहुंचाई है आप तक? अरे मेरी तो आप लोगों से बात तक नहीं हुई है। सविता हैरान होते हुए बोली। अरे तेरी सास की तबीयत खराब है, उनका इलाज चल रहा है, तो इतनी गरीबी के दिन आ गए कि तू अब हमसे प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांग रही है। तुझे ये बातें सूझ कैसे गई कि तू हमसे प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी के लिए बात कह रही है? तुझे पता है ना कि पापा की तबीयत कितनी खराब रहती है। ये पेपर देखते ही उनका बीपी कितना हाई हो गया था। इसका तुझे कुछ अंदाजा भी है? तू हमारी बेटी है, तुझे घर की स्थिति अच्छे से पता है। फिर भी भाई ने कहा। मैंने कब आप लोगों से हिस्सेदारी मांगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। सविता हैरान परेशान होती हुए बोली। तो दामाद जी ने ये कौन से पेपर भेजे हैं हमारे पास जिसमें तुम कानूनन अपना हक मांग रही हो? उसकी मम्मी ने पेपर दिखाते हुए कहा। अभी सविता पेपर लेकर देख ही रही थी कि इतने में मनोज भी घर आ गया। उसे देखते ही सविता ने पूछा, मनोज ये मम्मी क्या कह रही है? तुमने कौन से पेपर मम्मी के पास भिजवाए हैं? अरे प्रॉपर्टी में हक के लिए पेपर भिजवाए हैं। आखिर इनकी प्रॉपर्टी में तुम्हारा भी तो हिस्सा है। मनोज ने कहा। किससे पूछ कर तुमने ये पेपर भिजवाए हैं उनके पास? मुझे प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा हक नहीं चाहिए। मुझे क्या मेरे मायके की स्थिति का पता नहीं है? कैसे मेरा भाई घर चला रहा है, पापा का इलाज करवा रहा है, अच्छे से जानती हूँ मैं। ऐसे में तुम क्यों मेरे रिश्ते को बिगाड़ने में तुले हुए हो? सविता गुस्से में बोली। अच्छा ऐसा करने से तुम्हारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं और मेरे रिश्तों का क्या? सुनते ही सविता चुप हो गई, पर मनोज ने बोलना जारी रखा। अभी कल क्या किया था तुमने भी तो मेरे भाई के घर जाकर तमाशा किया था ना। यहाँ तक कि मेरी बीमार माँ को भी सुनाकर आ गई। क्या तुम्हारे कारण मेरे रिश्ते नहीं बिगड़ रहे थे? तुम्ही ने कहा था ना कि अपनी मम्मी से प्रॉपर्टी में हिस्सा लो और ये रिश्ता खत्म करो। तो ये बात तुम पर भी लागू होती है। अगर मैं अपने रिश्ते खत्म करता हूँ तो तुम्हें भी अपने रिश्ते खत्म करने पड़ेंगे। ये बात हम दोनों पर लागू होती है। अगर कर सकती हो तो बोलो, वरना बेवजह मुझे और मेरे परिवार वालों को परेशान मत करो। मनोज ने अपनी आवाज तेज करते हुए बोला। सुनकर सविता से कुछ कहते नहीं बना। वैसे मनोज जी गलत नहीं कह रहे हैं, रिश्ते दोनों तरफ से निभते हैं और तुम्हें उनके रिश्तों से समस्या है तो अपने भी रिश्ते खत्म करो। सेवा नहीं कर सकती हो तो बीच में टांग भी मत अड़ाओ, मम्मी ने कहा। और तुम्हारे कौन से खर्चों में इन्होंने कटौती कर दी जो तुम्हें उनकी माँ के इलाज पर खर्च किए जाने वाले पैसों से समस्या है? अगर तेरी भाभी तेरी तरह हरकतें करने लग जाए तो सोच मम्मी पापा को मैं किसके पास छोड़ूंगा, भाई ने भी कहा। आखिर माँ और भाई को अपने पति के पक्ष में बोलता देखकर सविता कुछ न बोल सकी और अब उसने चुप रहना ही बेहतर समझा।